ओके, तो जैसे मैंने आपको बताया लास्ट टाइम कि डोपिंग जो पुराने मेथड से की जाती थी ड्रग्स बॉडी में ढूंढने के लिए, उसको now they have quite the athletes have quite successfully been able to pass those steps without getting detected for steroids. तो इसलिए फ्यूचर जीन डोपिंग के बारे में बताया गया है. इसमें obviously जैसे डोपिंग is the use of banned athletic performance enhancing drugs in competitive sports. The term is extensively used by organization. Gene doping can be defined as hypothetical non-therapeutic use of gene therapy by athletes in order to improve their performance in these sporting events, which prohibits such application of genetic modification technology and for reasons other than the treatment of disease. आपने सुना होगा कि genetically modified crops, GM crops करके GM cotton, GM brinjal, जिनके जेनेटिक्स में चेंजेस करके उनके जो ड्रॉबैक्स हैं कि भाई इसको पेस्ट खराब कर देते हैं या इनको पानी ज़्यादा लगता है, इनकी ड्यूरेबिलिटी कम है, तो आप जो आज के जो आप बोलते हैं कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स आप जब उगाते हो तो उनकी जो ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है, उनको पानी कम लगता है, उनको फर्टिलाइजर कम लगता है, उनका न्यूट्रिशनल वैल्यू ज़्यादा होता है. तो ये आप कैसे कर रहे हो? उसके बेसिक जेनेटिक मेकअप में ही आप चेंजेस कर रहे हो. तो अगर कोई प्लेयर है, उसको बास्केटबॉल खेलना है, उसको बहुत पहले करियर में डिसाइड हो गया, तो उसके जेनेटिक मेकअप में इतना चेंज किया जाएगा, जीन्स में चेंज किया जाएगा, जो उसके फादर और मदर के थ्रू उन जीन्स में चेंज किया जाएगा जिससे वो लंबा हो जाए. अगर किसी पर्टिकुलर प्लेयर को फुटबॉल खेलना है तो उसकी स्पीड, एलिजिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा दी जा सकती है उसके जेनेटिक मेकअप में चेंज कर दोगे तो आपके जीन्स में मॉडिफिकेशन किया जा रहा है जो हमारे ट्रेडिशनल डोपिंग से पता ही नहीं चलेगा कि आपके जेनेटिक्स में ही चेंज किया गया है, आपके जीन्स में ही मॉडिफिकेशन किया गया है, जो आपके ब्लड सैंपल या आपके यूरिन में से पता नहीं चलेगा. Nobody will come to know about it. So naturally ये जो मेथड है, this is the next step. और ये भूला जा रहा है कि certain countries like Russia, certain sectors of Europe, certain states of US, they are doing this. कि जीन्स में ही इतने चेंजेस कर दिए जा रहे हैं जिससे वो पर्टिकुलर बॉडी टाइप जो उस स्पोर्ट्स को चाहिए वो वैसी बॉडी टाइप आप बनवा सकते हो by changing your genetic makeup. अब ये इसको कैसे डिटेक्ट करना ये बहुत मुश्किल है. WADA defines gene doping as non-therapeutic use of cells, genes, genetic elements, modulation of gene expression, having the capacity to enhance performance. तो जो आपका स्पोर्ट है, बॉक्सिंग है, जूडो है, कराटे है, आर्चरी है, क्रिकेट है, तो भाई आपका जो स्पेशलाइजेशन है स्पोर्ट्स में, उस स्पोर्ट्स के हिसाब से आपकी जीन का मेकअप चेंज किया जाएगा. It is basically an outgrowth of gene therapy and involving inserting DNA for the purpose of enhancing the performance. आपके अंदर DNA ऐड कर दिए जाएंगे. क्या पता घोड़े का DNA डाल देंगे? हाँ, कर सकते हैं. They can charge. So they can put basically वो क्या कर सकते हैं कि they can basically bring about changes by putting, क्योंकि अगर आप बॉडी बिल्डिंग की बात करते हो तो वो ऐसे इंजेक्शंस ले रहे हैं जो इंजेक्शंस घोड़ों को, कैमल्स, काऊ, ऑक्स, उनको जो दिए जा रहे हैं ड्रग्स, वो ड्रग्स इंसान ले रहे हैं टू हैव दैट काइंड ऑफ बॉडी बिल्डिंग में. उनके मेडिसिन, उनके ड्रग्स जो जानवरों को दिए जाते हैं वो ये मतलब घोड़े का इंजेक्शन आदमी लगा रहा है. हाँ, ये हो रहा है. तो इसीलिए अगर ये तो इंजेक्शन है, ये तो परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स है, लेकिन जेनेटिक मेकअप डीएनए भी डाल सकते हैं आपके अंदर और इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं. डज दैट वर्क इन ह्यूमंस? और जहाँ पे वो सक्सेस हुआ किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपके जेनेटिक मेकअप में चेंज कर दिया गया. बोलेंगे भाई ये तो उसका जेनेटिक्स है, जेनेटिक्स इज नेचुरल. ये हम मानते आ रहे हैं इतने सालों से, यही तो हम मानते हैं कि ये इसका जीन्स है, इसका जेनेटिक मेकअप है, मतलब ये नेचुरल है, इट इज इनबॉर्न. लेकिन आज में ऐसी कोई गारंटी नहीं है. देयर इज नो गारंटी, देयर इज नो श्योरिटी. ये नेचुरली आए, ये आपके अंदर मॉडिफाई करके भी डाला जा सकता है. नॉर्मली जीन थेरेपी कब करते हैं? कैंसर को प्रिवेंट करना है, HIV को कंट्रोल करना है, आपके साथ वो बहुत ही सीरियस डिजीज है, डिजीज को क्योर करने के लिए आप जीन थेरेपी करते हो. यहाँ क्यों कर रहे हो? स्पोर्ट्स में परफॉर्मेंस एनहांस करने के लिए. इस रिजल्ट्स आर अनप्रेडिक्टेबल. किसी को नहीं पता, अगर आपके अंदर किसी जानवर का डीएनए डाल देंगे तो आपके ऊपर क्या रिजल्ट होगा, कुछ पता नहीं है. डेंजरस, परहैप्स इवन फेटल, आप मर भी सकते हो. It mainly represents a threat to the integrity of the sport and health of the athletes. Obviously sports में तो बहुत बुराई होगा अगर ऐसा ये सब रेगुलरली होने लग गया.
एंड सेकेंड बात, एथलीट्स की जान भी खतरे में है क्योंकि इसके रिजल्ट्स किसी को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते आप अनलेस एंड अंटिल इट इज ट्राइड एंड टेस्टेड। लेकिन जो ड्रग या जो डीएनए मेरे पे चल गया वो दूसरे किसी एथलीट पे भी चलेगा, इसकी क्या गारंटी है? क्योंकि उसका जेनेटिक मेकअप अलग है, मेरा जेनेटिक मेकअप अलग है। इट्स लाइक एक्समैन में अगर आप देखोगे हर किसी के आँख में से आग निकल रही है, किसी के हाथों में से छुरे निकल रहे हैं, कोई इनविजिबल हो सकता है, कोई फ्रॉक की तरह जबान जिसकी बाहर निकलती है, हर एक का कुछ अलग जेनेटिक मेकअप है। तो हर इंसान वो डीएनए चेंजेस सहन कर पाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। सो इट इज वेरी वेरी डेंजरस। WADA is a foundation initiated to promote, coordinate and monitor the fight against drugs. It is an international independent agency which is the one which is doing all kind of research, education, development of anti-doping capacities, monitoring the WADA code. It was established in 1999. इसका हेडक्वार्टर जो है वो मॉन्ट्रियल में है, क्यूबेक, कनाडा में इसका हेडक्वार्टर है। बेसिकली इसका सारा पूरा फोकस WADA का, इट इज ऑल अबाउट prevention of use of drugs in sports. उसके अलावा there is an international convention against doping in sport. ये multilateral यूनेस्को की ट्रीटी है, इसके अंदर 191 स्टेट्स है, इसके अंदर इंडिया भी है, by which they agree to adopt national measures to prevent and eliminate drug doping in sports. ये convention was adopted in 2005 और it came into force on 2007. 2007 तक इंटरनेशनल लेवल पे ऐसा कोई भी एग्रीमेंट नहीं था, ऐसा कोई भी कन्वेंशन नहीं था इंटरनेशनली जो स्पोर्ट्स में ड्रग्स का इस्तेमाल बैन कर सकता था। तो पहली बार 2005 में आया और इट केम इनटू फोर्स इन 2007। इंडिया में भी नाडा है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, जो 2005 में अस्तित्व में आई। इसका एम, विजन, इसके सारा ऑर्गेनाइजेशन, इसके सारी फंक्शनिंग काफ़ी WADA के सिमिलर है। नाडा इज ऑल्सो वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ WADA, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के साथ हम कोऑर्डिनेट करते हैं। तो जो सारे ओलंपिक गेम्स हैं हमारे, उसके लिए मैंडेटरीली हम WADA के सारे प्रोटोकॉल्स और कोड फॉलो करते हैं। और कौन फॉलो करवाता है? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, हमारा खुद का नेशनल लेवल का एजेंसी है जो ये सारे काम करता है। Besides promoting and monitoring all kind of drug prevention, global fight against doping in sports, WADA has also devoted significant resources and attention to the detection of gene doping. अभी वो जीन डोपिंग की तरफ ध्यान दे रहे हैं। 2002 में WADA conducted a workshop on gene doping at न्यूयॉर्क में उन्होंने बताया कि कैसे ओलंपिक्स में एथलीट्स, सर्टन एथलीट्स अपने जीन्स के अंदर मॉडिफिकेशन करके अपने स्पोर्ट्स में परफॉर्मेंस इंक्रीज कर रहे हैं, इंप्रूव कर रहे हैं। जो कोई टॉप 10 में भी नहीं होता था, अभी वो टॉप 3 में आ गया, कैसे पता नहीं। वो बोलेगा मेरा हार्ड वर्क है, लेकिन उसका बॉडी स्ट्रक्चर, उसका बॉडी टाइप चेंज हो गया सडनली। और उसको हमारा जो प्रेजेंट मेडिकल साइंस या जो हमारा करंट सारे टेस्टिंग मेजर्स है वो उसको समझा नहीं पा रहा है कि हाउ दिस पर्सन चेंज हिज बॉडी टाइप चेंज इन सच ए शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। 4 साल का गैप होता है ओलंपिक्स के अंदर, 4 साल के अंदर इतना सारा फिजिकल चेंज कैसे हो गया? ओके 2004 में एक एक्सपर्ट ग्रुप बनाया गया जीन डोपिंग के ऊपर। मेन एम ऑफ दिस स्टडी वाज टू यूज द लेटेस्ट एडवांसेस इन द फील्ड ऑफ जीन थेरेपी मेथड्स फॉर डिटेक्टिंग डोपिंग एंड रिसर्च प्रोजेक्ट फंडेड बाय WADA। तो अभी वो नए मेथड इवॉल्व कर रहे हैं। WADA अभी रिसर्च पे ध्यान दे रहा है, पैसे फंड कर रहा है, जिससे वो उनको पता चले कि हम जीन डोपिंग भी कैसे कैच कर सकें। देयर हैज टू बी सम मेजर्स, क्योंकि देखिए ब्लड से और यूरिन से तो पता नहीं चलेगा जीन्स में क्या चेंजेस हो गए। उसके लिए अलग से मेथड्स और थेरेपी आपको अलग से मेथड्स इवॉल्व करने पड़ेंगे जो इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। फिर 2005 दिसंबर में सेकेंड वर्कशॉप किया गया स्वीडिश स्पोर्ट कॉन्फेडरेशन के साथ मिलकर स्टॉकहोम में, जिसका भी एम यही था जीन डोपिंग को डिटेक्ट करना। और 2008 में तीसरा एक्सपर्ट मीटिंग रखा गया और इन सभी का जो बेसिक पर्पस था टू फाइंड आउट न्यू मेथड्स, टू इंक्रीज फंडिंग, टू फाइंड आउट जीन डोपिंग। सारे 2004, 2005, 2008 की जो थी वो रशिया में सेंट पीटर्सबर्ग में की गई। उनकी एक मैगजीन है प्ले ट्रू, उसके अंदर ये सारे जो मीटिंग्स थी इनकी मेन इंपॉर्टेंट डिसीजंस पब्लिश किए गए, वेयर दे वर फोकसिंग अबाउट ब्रिंगिंग डेवलपमेंट ऑफ न्यू मेथड्स एंड टेक्नोलॉजीज टू ब्रिंग अबाउट द डिटेक्शन ऑफ जीन डोपिंग। कौन सा एथलीट कर रहा है, अकॉर्डिंगली उसको हम बैन कर सकते हैं। अभी तक ये नहीं हुआ है, 2022 आ गया है और आज भी हम जीन डोपिंग को कैप्चर या कैच नहीं कर पा रहे, क्योंकि वैसे भी बहुत सारे एथलीट्स इसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी डेंजरस, बहुत डेंजरस है।
एंथ्रोपोएथिन, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, मायोस्टैटिन, वैस्कुलर इथोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर, एंडोर्फिन, एंकिफेलिन एंड अल्फा एसिटिनिन आर द वेरियस जीन्स ऑफ इंटरेस्ट यूज्ड एज एजेंट्स फॉर जीन डोपिंग। ये सारे अलग अलग मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है आपके जीन्स में चेंजेस लाने के लिए, आपके डीएनए में चेंज लाने के लिए। मेनली देयर आर टू वेज टू डिटेक्ट जीन डोपिंग इन एथलीट्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट डिटेक्टिंग मेथड इन्वॉल्व्स द डिस्कवरी ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन और जीन इंसर्शन वेक्टर्स। तो आपका डीएनए प्रोफाइलिंग की जाता है, आपके डीएनए प्रोफाइलिंग की जाती है, आपके माता पिता के जीन्स चेक किए जाते हैं, ये कहाँ से आ गया आपके अंदर, क्योंकि कुछ भी आप अगर आप आर्टिफिशियली करोगे तो उसके अंदर कुछ ना कुछ तो वेरिएशन दिखेगा आपके डीएनए में। इसके अलावा इनडायरेक्ट मेथड्स में एग्जामिनेशन ऑफ एथलीट्स बाय डिटेक्टिंग देयर बॉडीली चेंजेस, बॉडी स्ट्रक्चर हो रहा है। पिछले 4 साल पहले ये सिंगल हड्डी था, अभी 4 साल बाद डबल हड्डी कैसे हो गया? 4 साल पहले इसका हाइट 5 फुट 5 था, ये 6 फुट 5 कैसे हो गया? दैट इज जस्ट नॉट नेचुरली बायोलॉजिकली पॉसिबल, आप कितनी भी एक्सरसाइज करो। सो ये सब उसके बॉडी चेंजेस, स्ट्रक्चर, बॉडी का स्ट्रक्चर, बोन डेंसिटी सब चेक की जाती है कि ये इतने कम समय में इतने चेंजेस कैसे आ गए। ये सारे इनडायरेक्ट मेथड्स हैं। द लैटर मेथड बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि देखिए लैटर मेथड इनडायरेक्टली अगर बॉडी स्ट्रक्चर में चेंजेस देखे जाए तो बहुत डिफिकल्ट है किसी भी एथलीट को गुनहगार ठहराना फॉर जीन डोपिंग। This can be well understood by example of Euro Mantriyata, an Olympic cross-country skier who had a mutation that made his body produce abnormally high amounts of RBCs. RBC पता है आपको? RBCs वो होते हैं जो आपके बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन कैरी करते हैं। हीमोग्लोबिन आपके बॉडी में ऑक्सीजन कैरी करता है, और ऑक्सीजन अगर आप ज़्यादा कैरी करते हो तो आपका स्टैमिना एक नॉर्मल आदमी से ज़्यादा होगा। ये जो एथलीट था इसके ऊपर एलिगेशन किया गया कि ये जीन डोपिंग करके आया है। स्कीयर है, मतलब ये बर्फ हायर एरियाज में जाएगा स्कीइंग करने के लिए जहाँ पे ऑक्सीजन लेवल कम होते हैं। तो जो लोग हाई माउंटेन, जो हिमालयस में लोग जो रहते हैं, उनको नेचुरली उनकी बॉडी में आरबीसी काउंट ज़्यादा होता है, लेकिन ये एथलीट तो ऐसे एरिया में रहता नहीं है। सो हाउ इज दैट पॉसिबल? दिस पर्सन इजीली अडैप्ट्स इन अ एरिया वेयर ही इज नॉट अकस्टम टू। इसके अंदर इतने आरबीसी कैसे आ गए? और मैं पुणे में रहता हूँ, मेरे अंदर उतने आरबीसी नहीं हो सकते जो इंडिविजुअल हिमालयस में रहता है, पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि मेरे आरबीसी कम होंगे। इसलिए whenever if I go to Ladakh, I will be out of breath, मुझे चक्कर आएगा। So I will have to take some tablet to thin my blood. ब्लड थिनिंग करने से सर्कुलेशन ठीक से होगा, मेरी ब्रीदिंग हेवी हो जाएगी, मैं थोड़ा भी चलूंगा तो मैं धाप, अरे यार थक गया यार, बिकॉज लद्दाख का एल्टीट्यूड बहुत ऊपर है और मेरे बॉडी में उतने आरबीसी नहीं, मेरी बॉडी को अडेप्ट करते करते 10-15 दिन लग जाएंगे टू बी नॉर्मल। ये बंदा बिल्कुल बिंदास, कोई टेंशन ही नहीं है, लेकिन प्रूव नहीं कर पाए ये जीन डोपिंग हुई है, ये म्यूटेशन नेचुरल है, ऐसे बोला गया और वो छूट गया। In this case, it was hard to establish the fact whether high amounts of RBCs in Europe was naturally or by gene doping. यहाँ पे क्योंकि आपके पास टेक्निक ही नहीं है, you don't have the technique to prove this person wrong. However, according to Carl Sundberg, a member of WADA gene doping panel and an exercise physiologist at Karolinska Institute, there is presently no evidence that any athlete are participating in gene doping. तो इनके हिसाब से एक वाडा के मेंबर है, फिजियोलॉजिस्ट भी हैं, उन्होंने कहा अभी तक उनके करियर में अभी तक उनको ऐसा कोई भी एथलीट नहीं मिला जो जीन डोपिंग करता है। ये उनका स्टेटमेंट है कि मैं आई हैव नॉट एनकाउंटर्ड विद एनी एथलीट हु इज डूइंग जीन डोपिंग। ई स्पोर्ट्स क्या है? ई स्पोर्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स, ई स्पोर्ट्स, इसके भी अभी काफ़ी बहुत बढ़ रहा है, ये बहुत बड़ा मार्केट है भाई, चाइना में, फिलीपींस, जापान, यहाँ पे ये बहुत बड़ा मार्केट है ई स्पोर्ट्स का, जहाँ पे बंदा एक जगह पे बैठा रहता है दिनों दिन एंड इज प्लेइंग द गेम ऑन द स्क्रीन, ई स्पोर्ट्स, ठीक है। इसमें भी एथलीट्स ड्रग लेते हैं ताकि वो सो ना जाए, ताकि वो थक ना जाए, उनकी आंखें पेन ना करें, उनका कॉन्सेंट्रेशन लेवल बना रहे। जी हाँ, इसके भी मेडिसिन आते हैं, इसके भी ड्रग्स आते हैं कि आपको नींद ना आए, आपका कंसंट्रेशन लेवल, आपका अलर्टनेस उतना ही रहे, आपके सेंसेस बढ़ जाए, नॉर्मल इंसान से ज़्यादा बढ़ जाए, इसके लिए भी ये एथलीट्स ड्रग्स लेते हैं ई स्पोर्ट्स में। तो इस डोपिंग के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया है। A boxer may take drugs to reduce his weight, okay?
मैराथन रनर में यूज ड्रग्स टू इंक्रीज ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन। हर एक मेंबर, हर एक प्लेयर जो भी ड्रग लेता है वो अपने खुद के स्पोर्ट्स में इंप्रूव करने के लिए लेता है। कोई मैराथन रनर अपनी बॉडी बिल्डर की तरह नहीं बनाएगा, और कोई बॉडी बिल्डर अपनी बॉडी किसी ही विल नॉट मेक द बॉडी लुक लाइक अ बॉक्सर, नहीं, क्योंकि अलग अलग रोल्स हैं, अलग अलग बॉडी टाइप्स हैं, अलग अलग फिजिकल रिक्वायरमेंट है स्पोर्ट्स के लिए। ई डोपिंग ई स्पोर्ट्स के लिए अलग है। ई स्पोर्ट्स में यू हैव टू सिट एट अ पर्टिकुलर प्लेस फॉर 8 hours 10 hours। हम तो एक जगह पे बैठे रहेंगे तो हम पागल हो जाएंगे। इमेजिन योरसेल्फ सिटिंग इन द क्लास। कभी कभी आपने सुना होगा 6-6 घंटे का क्लास है, 12 घंटे का क्लास है, बैठ सकते हो क्लास में? और जैसे आप आए स्टार्टिंग में बैठे, आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल ठीक ठाक होता है कि हाँ आपका ध्यान होता है, बट आफ्टर 30 मिनट्स 45 मिनट्स 1 hour 1.5 hours आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल कम हो जाएगा, एंड बाद में तो बस आप बैठे रहोगे, एंड आप यही करते रहोगे कि कब खत्म हुआ क्लास और हमको घर जाने दो भाई। आपको बिल्कुल इच्छा नहीं होगी क्लास में बैठी। आप ही सोचो, आप गेम खेल रहे हो और आपको एक जगह पे 8 घंटा 6 घंटा 12 घंटा बैठ के खेलना है। आपको प्यास लग सकती है, आपको टॉयलेट जाना पड़ सकता है, नहीं मुझे अगर मैं उठ के चला गया तो फिर मेरा कंप्यूटर ई स्पोर्ट्स में आगे चले जाएगा। तो उसके भी ड्रग्स लेते हैं कि मुझे टॉयलेट ना आए, मुझे प्यास ना लगे, मुझे भूख ना लगे, मैं सोऊं ना, मेरा कॉन्सेंट्रेशन लेवल हाई रहे हमेशा थ्रूआउट वो 12 घंटा। कैन यू इमेजिन द लेवल ऑफ प्रेशर ऑन योर वेन्स एंड आर्टरीज? आपके ब्रेन पे कितना प्रेशर बढ़ जाएगा। लेकिन वो ड्रग की वजह से आपको समझ में नहीं आता। सो नॉन कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में भी लोग आजकल ड्रग्स ले रहे हैं, क्या बोलूं। Athletes if caught doping obviously they will be disqualified from the competition for a couple of years. Worst case scenario it would be that they get a lifelong ban। बहुत सारे players को lifelong ban करके उनके सारे मेडल्स हटा लिए गए हैं। Doping has ruined the life of many professional athletes। Lance Armstrong के बारे में मैंने आपको बोला, उसके 7 times he was the Tour de France, सारे के सारे टाइटल उसके हटा दिए गए, ठीक है। अभी ई स्पोर्ट्स डू नॉट रिक्वायर एनी फिजिकल इन्वॉल्वमेंट। आपकी, मैंने बोला ना, एक जगह पे बैठ के गेम खेल रहे हो आप कंप्यूटर के आगे। ई स्पोर्ट्स में आपका फिजिकल एक्टिविटी कुछ नहीं, बस आपके हाथ और आपका दिमाग, बस इतनी चीजें चल रही हैं। देन व्हाई डू प्लेयर यूज ड्रग्स? सो ऑब्वियसली रियल और वर्चुअल वर्ल्ड का मिक्सचर है। पॉसिबिलिटी ऑफ डोपिंग डू अराइज। द रियल वर्ल्ड प्लेयर्स में टेक सब्सटेंस लाइक, कौन से सब्सटेंस है? एड्रेनल, which is known to induce a laser sharp focus। आपका फोकस बढ़ जाएगा, आपको चीजें और ज्यादा क्लियर दिखने लग जाएंगी, छोटी छोटी चीजें भी स्क्रीन पे दिखने लग जाएंगी। अगर आप कोई स्पोर्ट खेलते हो कंप्यूटर के ऊपर, अगर आप रेसिंग खेल रहे हो तो रेसिंग में आपको सिर्फ ट्रैक दिखता है, उस ट्रैक पे आपको जाना होता है, और उस ट्रैक के आजू बाजू में कोई दीवारें हैं, बिल्डिंग्स हैं, कोई झाड़ है, वो भी दिखने लग जाता है, आपका फोकस बढ़ जाता है, छोटी छोटी चीजें आप डिटेक्ट कर सकते हो। इट्स अ ह्यूज एडवांटेज इन फर्स्ट पर्सन शूटिंग में। अच्छा है, ओके। तो जो कोई स्पोर्टिंग में या शूटिंग में है, राइफल शूटिंग या जो भी शॉटगन शूटिंग, जो अलग अलग टाइप्स होते हैं, आपको अगर फोकस चाहिए तो ये अच्छा है, ड्रग ले लीजिए, एड्रेनल करके है, ओके। तो इसका आपका लेजर शार्प फोकस हो जाएगा आपका। क्या पता कोई लेता भी होगा, पता नहीं होगा। यही हमेशा क्यों जीतता है। Players are also known for taking beta blockers। अब ये beta blockers क्या है? Which relax and regulate the irregular heart activity of the player, which may go to a certain height during the clutch situation। देखिए, आपने कभी मूवी देखी? मूवी देखते समय कभी कभी हमारे बाल खड़े हो जाते हैं, हाँ, कभी कभी हार्ट बीट बढ़ जाता है, you become emotional, you become surprised, you become shocked, or you just feel amazing और शॉक हो जाते हो। हॉरर मूवी देखो, कॉन्जरिंग, उसमें रात के समय में 12-1 बजे अगर देखो, आदमी डर जाएगा, हार्ट अटैक से बोलते हैं ना, दिस इज नॉट फॉर पीपल ऑफ वीक हार्ट, ये पिक्चर मत देखिए, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, ऐसा बोलते हैं, डिस्क्लेमर डाल देते हैं। क्यों? क्योंकि ये हॉरर मूवी है। लेकिन ये बेटा ब्लॉकर्स के ऊपर रिलैक्स, कुछ भी हो जाए, क्योंकि कभी कभी गेम खेलते खेलते सडनली कुछ ब्लास्ट हो गया स्क्रीन के ऊपर, बड़े बड़े स्क्रीन होती है स्पोर्ट्स में, ब्लास्ट हो गया, अभी गाड़ी ने पलटी खा लिया, आपने निशाना चूक गया, तो आप डर सकते हो, आपको शॉक लग सकता है, आप सरप्राइज हो सकते हो, आप नाराज हो सकते हो, आपको डर लग सकता है, आपको एक्साइटमेंट आ सकती है, कुछ नहीं होगा, शांत हो गया, ठीक है, चिल। तो बेटा ब्लॉकर सही है, ओके।
क्या पता धोनी लेता होगा बेटा पर उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, इससे चिल। For doping in the virtual world, these athletes use software और hardware that give them an unfair advantage. उनके कंप्यूटर्स में, उनके मोबाइल्स में वो ऐसे हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर डाल देंगे जिससे उनको आसानी होगी उस गेम को खेलने के लिए। ये मैकेनिकल डोपिंग है। मैकेनिकल डोपिंग मतलब आपके हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में आप कुछ गड़बड़ कर रहे हैं जिससे आपको एडेड एडवांटेज मिल जाए। इसलिए कंपटीशन में उनको खुद के डिवाइसेस में के लिए खुद के डिवाइसेस अलाउड नहीं होते, करेक्ट, क्योंकि वो उसके अंदर डिवाइस प्रोवाइड करते हैं, खुद प्रोवाइड करते हैं ना वो प्रोवाइड करते हैं ई-स्पोर्ट्स बाहर से। ऑब्वियसली अगर आप खुद अगर अपने ही अगर आप लेके और इवन जैसे कोई कार रेसिंग हो गई, बाइक रेसिंग हो गई, उनकी पूरी चेक की जाती है इंजन। नहीं तो किसी के बाइक में वो धूम मूवी थोड़ी चल रहा है, नाइट्रो बूस्टर लगा के भगा रहे हो गाड़ी, वो तो अनफेयर एडवांटेज हो जाएगा ना उस रेसर को। तो सारी मशीन्स, अभी आपने तो खुद ही बोल दिया, मैं तो कभी गया नहीं, मैंने कभी देखा भी नहीं, तो वो खुद ही अपने सारे इंस्ट्रूमेंट देंगे। एफपीएस का फ्रेम रेट पर सेकंड का फर्क पड़ता है। अभी ये वाला है, मेरे पास जो है ये वाला और इसकी या किसी का और है, तो ये इसके सामने कोई सा कंप्लीट नहीं कर सकता, आराम से चलेगा, प्रोसेसर स्लो है, ये ज़बरदस्त है, इसके आगे चलेगा। तो ये अलाउड नहीं करेंगे वहाँ पे, वहाँ अलाउड नहीं करेंगे, नहीं ये मोबाइल नहीं चलेगा। हाँ, क्योंकि वो आपको एडेड एडवांटेज दे देंगे। आपका मोबाइल में क्वालिटी, तो जिसके पास ज़्यादा पैसा है, जिसके वो अच्छी टेक्नोलॉजी लेके वो जीत जाएगा विथ लेस कैपेबिलिटीज। तो ऑब्वियसली वो अपने खुद के ही इंस्ट्रूमेंट देते हैं। लेकिन कोई अगर जहाँ पे अलाउड है वहाँ पे वो मैकेनिकल डोपिंग कर सकते हैं, जहाँ पे आपके हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में आपने गड़बड़ कर दी। नाउ डिफरेंट क्लासेस ऑफ गेम्स यूज डिफरेंट चीट सॉफ्टवेयर, अलग अलग जैसा गेम वैसा सॉफ्टवेयर, वैसी चीटिंग। The most commonly used cheat software in the FPS are wall hacks, see-through walls, कि भाई आगे पहले ही पता चल जाएगा कौन, मतलब अगर आप कोई खेल रहे हो गेम, काउंटर स्ट्राइक, तो ये आपको आर पार दिख जाता है, तो उस हिसाब से आप अपने आप को रेडी करके शूट करने के लिए रेडी रहोगे। एम बॉट, एम असिस्टेंट, एम लेने में मदद करने के लिए। अगर आपने स्कोप खोला तो उसी के हाइट पे एम कर लेंगे। वाह, तो यहाँ देख सकते हैं आपकी अलग अलग सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का इस्तेमाल करके कितना एडेड एडवांटेज मिल जाएगा आपको। BHOP, बॉब स्क्रिप्ट्स, ओके। हार्डवेयर चीज़ है नॉट वेरी कॉम, हार्डवेयर में ज़्यादा चेंजेस नहीं होते, पर फिर भी है। मैकेनिकल डोपिंग डज नॉट एक्सचेंज द फिजिकल परफॉर्मेंस ऑफ द प्लेयर बट इंस्टेड गिव देम एन इन गेम एडवांटेज। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कन्वेंशनल डोपिंग एंड मैकेनिकल डोपिंग इज दैट फॉर्मर में प्लेयर की फिजिकल कैपेबिलिटीज इंप्रूव हो जाती है और मैकेनिकल डोपिंग में इंजन की उस सॉफ्टवेयर की हार्डवेयर की कैपेबिलिटीज बढ़ जाती है। प्लेयर के फिजिकल एट्रीब्यूट्स में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, पर मशीनरी अच्छी हो जाएगी, आपके कंप्यूटर्स, आपके सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का परफॉर्मेंस एनहांस हो जाएगा। एग्जाम्पल, a casual runner might not be able to win a 100-meter race from a professional athlete, and the casual runner chances of winning become thinner if the athlete is on performance enhancing drugs। वैसे भी तो हम उसेन बोल्ट के साथ भागेंगे तो हार ही जाएंगे, और ऊपर से वो अगर ड्रग्स ले रहा है तो भाई मैं 100 मीटर भी नहीं होगा वो बंदा क्रॉस कर देगा सब कुछ, ये होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। मैकेनिकल डोपिंग एक्सट्रीम होता है, पर्सन हु हैज जस्ट स्टार्टेड प्लेइंग अ गेम मे बी एबल टू इजीली डिफीट अ प्रोफेशनल पर्सन, क्योंकि बस आपके पास का जो कंप्यूटर था या मोबाइल था वो बहुत एडवांस था, और जो बंदा 10 सालों में से चैंपियन है उसको आप आराम से हरा सकते हो, क्योंकि आपके पास बेटर सॉफ्टवेयर था, बेटर कंप्यूटर था, क्योंकि फिजिकल एट्रीब्यूट पे कुछ है ही नहीं, इट्स ऑल अबाउट द गेम, गेम डिपेंड्स ऑन द टेक्नोलॉजी। आपके पास अच्छी टेक्नोलॉजी है तो आप जीत जाओगे, इसीलिए सभी को सेम टेक्नोलॉजी दी जाती है खेलने के लिए। In order for conventional doping to be effective, one actually needs to have the skills. E-sports में वैसे देखा जाए तो क्या स्किल सेट लगता है, बैठे रहो, and long term focus and long term concentration, स्क्रीन पे देखते रहो, है ना, वो इधर उधर देखते ही नहीं है। Actually there was a case where one person died। बहुत सारे ऐसे मैंने पेपर में पढ़ा कि एक बंदा कुछ 5 दिन 6 दिन 10 दिन वो गेम खेलते खेलते बाहर ही नहीं आया, खेलते ही रह गए, उसने अपने आप को अंदर से लॉक कर लिया, वो मर गया गेम खेलते खेलते, ही डाइड, हार्ट अटैक से चला गया, क्योंकि बॉडी वो शॉक नहीं एब्जॉर्ब कर पाई, अंदर पर्सन डाइड। हमारे देश में भी नहीं हुआ इतना चालू ये ई स्पोर्ट्स का इतना, लेकिन फॉरेन कंट्रीज में चाइना, जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया अभी चालू हो चुका है, where people have become absolutely addicted to computers and mobiles। हाँ, थाईलैंड में अगर आप जाओगे तो वहाँ पे साइन बोर्ड्स हैं, साइन बोर्ड्स पे क्या है पता है, ऐसा इंसान दिखा है हाथ में मोबाइल है और उसको ऐसा कट है,
उसका मतलब डू नॉट यूज मोबाइल्स व्हाइल वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट, दैट इज एन ऑफेंस। नो पार्किंग का साइन सुना है, पी को स्लैश कर देते हैं या नो पार्किंग लिखते हैं, वो हमारे साइन बोर्ड है ना इंडिया में। ईस्ट एशिया में ऐसे साइन बोर्ड्स है जहाँ पे आदमी के हाथ में मोबाइल और उसके ऊपर स्लैश है। इस फुटपाथ पे हाथ में मोबाइल लेके नहीं चलना, बिकॉज पीपल हैव ऐसे चलते चलते गाड़ी ने उड़ा दिया, चलते चलते एक दूसरे को टकरा गए, ऐसा बहुत कॉमन हो गया। मेरे आंखों के आगे एक बार हो गया था, चौक में एक बंदा ऐसे जा रहा था और एक स्विफ्ट फोर धीरे से आके उसको धक्का दे दिया और उसका फिर भी वो खड़ा हो गया। मैंने बोला यार अपने 4-5 गर्लफ्रेंड के साथ बात कर रहा है तो किसको कब रिप्लाई दो, कहीं गलत रिप्लाई ना चला जाए किसी को, तो वो अपना पूरा कॉन्सेंट्रेशन से भले वो मर जाए, ये जरूरी है। तो क्या क्या मेजर्स लिए गए हैं अगेंस्ट डोपिंग? वाडा के बारे में मैंने बताया, ओलंपिक कमेटी इज ऑल्सो मेंबर ऑफ वाडा। वाडा पूरा रेगुलेट करता है इंटरनेशनल लेवल पे, ये मैंने आपको बताया 1999 में एस्टेब्लिश किया गया। सारे प्रोहिबिटेड सब्सटेंसेस की लिस्ट है, वो लिस्ट आपको फॉलो करनी पड़ेगी। उसके बाद अगर पूरा कोड मेंशन किया गया है और उसके बाद अगर एथलीट की बॉडी में मिला गया तो उसके खिलाफ आप फाइन लगा सकते हो, उसको आप सैंक्शन लगा सकते हो, सस्पेंड कर सकते हो, बैन कर सकते हो। एक ब्लैंकेट बैन लगा दोगे सारे के साथ, उसका सभी स्पोर्ट्स से उसको निकाल दोगे, ठीक है। उसका प्रोफेशनल अमेचर स्पोर्ट्स लीग में भी उसको अलाउ नहीं करोगे खेलने के लिए, जैसे श्रीसर के साथ हुआ था। बट श्रीसर वाज नॉट फॉर ड्रग्स, इट वाज फॉर स्पॉट फिक्सिंग, तो उसको लोकल लेवल पे खेलना अलाउड नहीं किया गया। उसके बाद यूनेस्को का मैंने बताया, इंटरनेशनल कन्वेंशन अगेंस्ट डोपिंग इन स्पोर्ट्स, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। दिस कन्वेंशन इज लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट। इसके अंदर मैंने बोला था 191 कंट्रीज है, तो सभी के सब ये सब कोड फॉलो करते हैं। इंडिया में नाडा फॉलो करता है। एंड ई स्पोर्ट्स से अगर आप ध्यान दें तो वाडा के साथ मिलके ई स्पोर्ट्स ने 2013 में इंटरनेशनल ई स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफिशियली रिकॉग्नाइज वाडा। तो अभी ई स्पोर्ट्स में भी अगर किसी ने ड्रग्स लिए, मैकेनिकल डोपिंग की या कन्वेंशनल डोपिंग की, तो वो ई स्पोर्ट्स के प्लेयर के खिलाफ उसको भी बैन कर सकते हैं वाडा। ई स्पोर्ट्स में भी लोग ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं फॉर इंप्रूविंग कॉन्सेंट्रेशन एंड फोकस, ठीक है। दिस एंटी डोपिंग कोड इज क्वाइट सिमिलर टू वाडा, क्योंकि सिमिलर होगा, सारे का सारा प्रोसीजर भी काफी सिमिलर है, ज्यादा फर्क नहीं है। इट प्रूव्स इटसेल्फ टू बी क्वाइट इफेक्टिव फॉर रेगुलेटिंग ट्रेडिशनल डोपिंग इन स्पोर्ट्स। मैकेनिकल डोपिंग के बारे में कुछ बताता नहीं, क्योंकि जैसे आशीष ने अभी बताया कि सर वो अपना मैकेनिकल डिवाइसेस खुद देते हैं, कंप्यूटर्स या मोबाइल जो भी होगा वो खुद प्रोवाइड करते हैं, इसके लिए मैकेनिकल डोपिंग का सवाल ही नहीं उठता है, आप अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। Article 2 of this doping code, which defines the anti-doping rule violation rule, revolves majority around prohibited substance, their consumption, उनकी trafficking, refusal to give samples, ये सारी चीजें के लिए एथलीट को बैन किया जा सकता है। E-doping के लिए there is no universal code like the World Anti-Doping Code, and one of the primary reason for that is that the world of e-sports is far wider than the world of conventional sports, क्योंकि e-sports में अभी उतना इवोल्यूशन नहीं हुआ है, अभी इतने सारे केसेस नहीं हुए हैं। कई बार आप जैसे जैसे केसेस बढ़ेंगे, एथलीट्स पकड़े जाएंगे, उस हिसाब से स्पोर्ट को और इलॉबरेट करते जाएंगे, क्योंकि ये स्पोर्ट्स अभी भी एक इवोल्यूशनरी फेज में है। इट इज़ नॉट अप टू अ लेवल वेयर इट इज़ वर्ल्ड रिनाउंड स्पोर्ट, अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। सर्टन सेक्टर्स हैं जहाँ पे वो काफ़ी पॉपुलर है। इंडिया में तो बोला कोई सेक्टर्स में ही वो पॉपुलर है, ऑल ओवर इंडिया बहुत लोगों को तो पता भी नहीं है, ठीक है। तो उसका कोड ठीक से होने में टाइम लगेगा। मैंने मैकेनिकल डोपिंग से कॉम्बैट करने के लिए गेम डेवलपर्स हैव डेवलप्ड वेरियस एंटी चीट मैकेनिज्म्स। अगर आपके कंप्यूटर में या सॉफ्टवेयर में या हार्डवेयर में कुछ गड़बड़ है, वो डिटेक्ट कर सकते हैं, फटाक से पकड़ लेते हैं और आपको कंपटीशन से बैन कर देते, निकाल देते हैं। दिस सॉफ्टवेयर यूजुअली रन्स इन द बैकग्राउंड, पीछे चल रहा होता है, और अगर कुछ भी गड़बड़ दिखता है वो डिटेक्ट कर लेगा और आपको बोल देगा कि इस कंप्यूटर में कुछ गड़बड़ है। दिस इज प्रोवाइडिंग एक्स्ट्रा एडवांटेज टू द प्लेयर, और उसको हटा दिया जाएगा। उसको VAC बोला जाता है, वाल्व एंटी चीट सिस्टम, दैट इज VAC। इन प्रोफेशनल स्पोर्ट्स ऑल प्लेयर्स आर क्लोजली मॉनिटर्ड इन गेम एंड इंडिपेंडेंट गेम चेकर्स आर एम्प्लॉयड। 2018 में इंडियन CSGO प्लेयर निखिल फोर्सेकन कुमावत, ये काफी बड़ा नाम है, निखिल
Kursekin Kumawat was caught cheating blindly in the Extreme Slant finals by one of these game checkers. तो ये हमारे इंडियन साहब हैं, ये पकड़े गए चीटिंग करते समय. This cheating scandal caught a lot of heat, as later on it was revealed that he had cheated in a lot of other leagues. एक लीग में नहीं, बहुत सारे लीग में चीटिंग की. After this scandal, his team Optic India had to face a lot of backlash and abuse. Players caught cheating in professional leagues usually face similar sanctions to that of player caught doping in traditional sports. बैन कर देते हैं, आप किसी भी ई स्पोर्ट लीग में खेल नहीं सकते. Once you are caught in any league, आपको थ्रोट सभी में बैन कर देंगे. Lifetime bans, disqualifications from leagues, etc. are the usual recourses. अभी प्रॉब्लम क्या है? What are the problems with regards to anti-doping measures in e-sports? देखिए, यूनिफॉर्म अप्रोच नहीं है. आप लीग टू लीग वैरी करता है. हर लीग अपना मेथड इस्तेमाल कर रहा है डोपिंग को पकड़ने के लिए, तो यूनिफॉर्मिटी नहीं है. Creating traditional doping substances and drugs involving biological research doing which seems overkill for a few degrees of advantage in the game. For mechanical doping, hackers have to figure out loopholes. तो क्या होता है कि अगर जो बंदा चीटिंग करने वाला है उसको पता है कि ऐसी कोई टेक्नोलॉजी हो सकती है जो मेरा चीटिंग पकड़ सकती है, तो वो हिसाब से वो सिस्टम को ऐसा करके रखेगा कि मैं पकड़ा ना चाहूँ. उसके भी सॉफ्टवेयर है. As a result, e-doping seems to involve novel methods which sometimes even the developers are not able to catch up. नए-नए मेथड्स आ रहे हैं, नई-नई टेक्नोलॉजी आ रही है जिसको ट्रेडिशनल मेथड्स पकड़ नहीं पा रहे. It can also be said that the pace of development of regulation against e-doping is not keeping up to pace. कि भाई आपने रूल बनाया लेकिन तब तक कोई नया सॉफ्टवेयर आ गया. ये रूल पुराने सॉफ्टवेयर के लिए, पर नया सॉफ्टवेयर आ गया उसके ऊपर रूल ही नहीं है. करो इस्तेमाल. सर कहाँ रूल लिखा है? कहाँ पे बोला ये सॉफ्टवेयर अलाउड नहीं है? कई सारे एथलीट्स बच जाते हैं. कोविड-19 पैंडेमिक के हिसाब से ई-स्पोर्ट्स have grown both in viewership and the monetary value. Since cheating, doping ruin the experience of everybody, it is imperative that e-doping be seriously ली जाए. E-doping is far more problematic than traditional doping. मैंने बोला आपको. It is a cat and mouse game with anti-cheat software and cheat software engineers. The latter exploit one or more loopholes of the former. Then the former develops its software and closes that loophole and the game continues forever. क्या होता है? चीटिंग किया आपने, पकड़े गए, ये सॉफ्टवेयर. उस सॉफ्टवेयर को टैकल करने के लिए आपने एक नया सॉफ्टवेयर बनाया. Now this software is anti-cheating. अब इस एंटी-चीटिंग सॉफ्टवेयर को अगर हराना है तो मुझे और एक नया सॉफ्टवेयर बनाना पड़ेगा जो चीटिंग करने में अलाउ करेगा. तो नया सॉफ्टवेयर आपने बना दिया, तो अभी इसको पकड़ने के लिए आपने फिर से एक एंटी-चीट सॉफ्टवेयर बना. ये चलता रहेगा. जितने ज़्यादा नए सॉफ्टवेयर आएंगे उतने ज़्यादा चीटिंग करने के तरीके हैं. दिस कैट एंड माउस गेम विल गो फॉर एवर ई स्पोर्ट्स में, क्योंकि सब कुछ टेक्नोलॉजी के बेस पे होता है. और जितनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आप करोगे उतना ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ेगा. ठीक है. डोपिंग इन स्पोर्ट्स, ई डोपिंग हैज two facets covering existing practices, regulation, legislation. The other facet of mechanical doping is administrative, managerial, technical issues. Mere legislation cannot reduce or restrict instances of mechanical doping. It can only be majorly solved by technical advancements of anti-cheat software, the use of artificial intelligence, machine learning, deep learning in developing anti-cheat software is a valuable option. Okay? For the esports world, the current hopes lie with the game checkers, anti-cheat mechanisms, and the million watchful eyes of the audience. However, this measure cannot always suffice the long run. लेजिस्लेशंस की भी उतनी ज़रूरत है. लॉज बनाने पड़ेंगे आपको मैकेनिकल डोपिंग को ओवरकम करने के लिए. आपको नए नए सॉफ्टवेयर्स बनाने पड़ेंगे जिससे चीटिंग पकड़ी जाए. एंड ये आपको कंटिन्यूसली अपग्रेड करते रहना होगा, टेक्निकली भी और लीगली भी. दोनों चीज़ें एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री होनी चाहिए. ये हम बाद में करेंगे. We'll stop here for doping in e-sport. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जामिनेशन में आने की चांसेस बहुत ज़्यादा है. इसको अच्छे से पढ़ लेना. ओके, थैंक यू.